इनकम इकोनॉमीज आर समटाइम रेफर्ड टू एज, अब हमें बताना है जो लो इनकम इकोनॉमीज हैं उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो जो लो इनकम इकोनॉमीज वाली कंट्रीज होती हैं उसको थर्ड वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज विच हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, यानी कि हमें बताना है कि ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से कंसर्न होती है उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या फिर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिस्कल पॉलिसी की। आप ये याद रखिए फिस्कल पॉलिसी की बात होगी तो वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दोनों की ही बात की गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CII स्टैंड्स फॉर, यानी कि CII का क्या मतलब है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्लासेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फिर सिविलियन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स CII की जो फुल फॉर्म होती है उसको कहा जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री और अ सेक्टर पार्शियली और फुल्ली, यानी कि आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक उद्योग के क्षेत्र में राज्य की वापसी के साथ संबंध है, तो उसको क्या कहेंगे, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री या सेक्टर को सारी चीजें प्रोवाइड करा दी गई हैं, फिर वो चाहे फुल पार्शली हो या फुल्ली, तो ये प्राइवेटाइजेशन राइट आंसर होगा। क्योंकि ये यहाँ पे ये है कि विड्रॉल कर लिया है स्टेट का इंडस्ट्री ने, अब इंडस्ट्री उस पर सारे वर्क करेगी, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो एक इंडस्ट्री या सेक्टर लेगा, यानी कि उस चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रंगराजन कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन PSE, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखिए 1990, 1991, 1993 या 1996, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 1993। 1993 में रंगराजन कमेटी बनाई गई थी और इसका काम था जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके डिसइन्वेस्टमेंट पे वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ऑन, या हमें बताना है जो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो कब किया गया था, 15 मार्च 1991, 23 अगस्त 1993, 23 सितंबर 1993 या फिर 6 मई 1994। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 23 अगस्त 1993 को, भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब यहाँ पे हमें बताना है जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है वो किसको रिप्लेस करके आया था, फेरा, MRTP, पोटा या नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म सारी आपको कॉमेंट सेक्शन में बतानी है। तो यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो कॉम्पिटिशन एक्ट आया था MRTP को रिप्लेस करके, क्योंकि MRTP में बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसके थ्रू जो फेयर इंडस्ट्री में जो भी कंपटीशन हो रहा था वो फेयर तरीके से नहीं हो रहा था। तो कंपटीशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और भी ज़्यादा उनको इनकरेज करने के लिए कंपटीशन एक्ट लाया गया, जिससे कि सारी चीज़ें फेयर तरीके से चलती रहें। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया MRTP एक्ट को। नेक्स्ट है, कंपटीशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। अब हमें बताना है कंपटीशन एक्ट कब आया था, जून 2002, दिसंबर 2002, जनवरी 1999 या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए कंपटीशन एक्ट की बात करें तो ये आया था दिसंबर 2002 में। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड द इनेक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। अब इसमें बताना है कौन सी कमेटी कॉम्पिटिशन एक्ट है उसको बनाने की सिफारिश करी थी, हाई लेवल कमेटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ, अ कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर,
अब सेंट्रल कमेटी फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बात करें कंपटीशन एक्ट की, तो देखिए यहाँ पर नाम से भी हमें पता चल रहा है इसके लिए हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई थी कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसने हेल्प करी थी, सिफारिश करी थी कि कंपटीशन एक्ट लाया जाए। नेक्स्ट है विच पॉलिसी इज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारी कौन सी पॉलिसी है जो कि हेल्प करे, कंसर्न होती है रेवेन्यू को रेज करने में टैक्सेशन के थ्रू या फिर जो एक्सपेंडिचर है उसके पैटर्न के लेवल को डिसाइड करके। कौन सी पॉलिसी ये बताती है हमें? मॉनेटरी, फिजिकल, कैश या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सब चीज़ों की बात हो रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है, तो वहाँ पर आएगी हमारी फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फिजिकल पॉलिसी हमारी हेल्प करती है जो हमारा रेवेन्यू है वो किस तरह से हम रेस करें, फिर वो चाहे टैक्सेशन के थ्रू हो सकता है या फिर एक्सपेंडिचर का जो हमारा पैटर्न है उसको इंक्रीज करके, या फिर क्या पैटर्न होना चाहिए इसके बेसिस पर ये डिसाइड करती है कि हम अपने रेवेन्यू को किस तरह से रेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए जो पर्सन होता है वो कौन पर्सन जिम्मेदार होता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये आप सबको इसका आंसर पता होगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल जो वो हमारा जो बजट होता है, यूनियन बजट जिसको बोलते हैं, वो संसद में प्रेजेंट करते हैं। तो वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर। ग्लोबलाइजेशन कैन ऑपरेट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस बिकॉज। अब ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम। अब ग्लोबलाइजेशन किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिजनेस में? इट कैन रिजल्ट इन मोर कॉम्पिटिशन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है इट इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू। अब यहाँ पे वल्नरेबिलिटी का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब होता है नाजुक। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं वो समझ नहीं आती, तो इसका मतलब होता है नाजुक। टू पॉलिटिकल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी व्हेन ऑपरेटिंग अब्रॉड। इट मीन्स दैट दे कैन इंक्रीज प्राइस, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इट इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू पॉलिटिकल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी व्हेन ऑपरेटिंग अब्रॉड। अब हम अपने बिजनेस को अब्रॉड में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इससे जरूरी नहीं है कि हमारी जो पॉलिटिकल रिस्क है उसको प्रॉब्लम हो या फिर कुछ किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आए, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से काम करे। अगर हमने प्लानिंग सही तरह से की है, सारी चीजें हमने बेटर तरीके से की हैं, तो इस तरह की रिस्क आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इट मीन्स दे कैन इंक्रीज प्राइस। ये भी जरूरी नहीं है कि वो प्राइस इंक्रीज करें। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है, दे कैन इट कैन रिजल्ट इन मोर कॉम्पिटिशन। वो कॉम्पिटिशन जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स सोचिए अगर आपकी कंट्री में पहले से 50 कंपनी है जो वर्क कर रही हैं किसी एक प्रोडक्ट में या किसी एक नेचर में। ठीक है, अब उसके 50 कंपनियों के बाद में बाहर से और कंपनियां आ रही हैं उसी नेचर की, तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई ये सोचेगा कि अब हमने इस कंपनी के प्रोडक्ट ट्राई कर लिए, अब हम इस पे स्विच ओवर करके देखते हैं एक बार ये कोई प्रोडक्ट कैसा है। और मोस्टली स्टार्टिंग में इस तरह की कंपनियां जो होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्राइस को लो रख देती हैं या फिर कुछ ऑफर निकाल देती हैं। तो इससे क्या होता है? कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि अब उनको उनके साथ भी कंपटीशन करना है। पहले सिर्फ 50 थी, उन्हें आपस में कंपटीशन करना होता था, अब उनको उनके साथ भी कंपटीशन करना है। तो इससे क्या होता है? कंपटीशन हमारा इंक्रीज होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच बैंक इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू। अब इसमें से कौन सा बैंक बैंक ऑफ इशू कहलाता है? आरबीआई, एसबीआई, एडबीआई, आईसीआई। तो फ्रेंड्स सिंपल है इसका आंसर आरबीआई, क्योंकि ये सबको पता है आरबीआई हमारा बैंक ऑफ इशू की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरेटिकली व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट ऑर्गन कौन सा है? द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, द जनरल काउंसिल, द कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डब्ल्यूटीओ का, जो कि सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल बी एब्सेंट। अब इसमें ये बात की जा रही है किस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम है गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमारा एब्सेंट होता है, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन। तो फ्रेंड्स हमको भी पता है सोशलिस्ट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, फुल्ली होता है, और मिक्स्ड में हाफ होता है, पार्शली हम बोल सकते हैं। नन यहाँ पे ये ऑप्शन तो कट ही जाता है, लेकिन यहाँ पे फुल्ली बात की जा रही है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्री मार्केट एंटरप्राइजेस। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट। अभी हमें यहाँ पे ये बताना है कि एक आर्थिक प्रणाली जहाँ उत्पादों के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर कॉमन इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज बाय स्टेट, यानी कि ये सारे काम क्या है स्टेट द्वारा किए जा रहे हैं। यानी कि क्या है स्टेट द्वारा किए जाएंगे, यानी सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सोशलिज्म। ठीक है, फुल्ली उसी के हैंड में है, स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया फॉलो डैश इकोनॉमिक सिस्टम। अब इंडिया जो है कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है? सोशल, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड या फिर नन ऑफ दिस। अगेन रिपीट क्वेश्चन है ये, सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के बारे में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है इन डैश इकोनॉमिक सिस्टम देयर एग्जिस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हमें वो इकोनॉमिक सिस्टम बताना है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं, यानी कि पार्शली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और पार्शली उसमें प्राइवेट का। ठीक है, सोशल, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है हमारा मिक्स्ड। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज याद रखिए, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। अब आप देखिए हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, इसलिए प्लानिंग कमीशन के भी फर्स्ट चेयरमैन कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है When was the first industrial policy of India announced? अब जो इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कब अनाउंस की गई थी, हमें ये बताना है। अप्रैल 6, 1948, अप्रैल 9, 1948, मार्च 6, 1948 या फिर अप्रैल 1947। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें जो फर्स्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी अप्रैल 6, 1948 में। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर पॉलिसीज विच आर मेड टू गवर्न द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी कि हमें ऐसी पॉलिसी बतानी है जो कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड में हेल्प करती है, उसको कंट्रोल करने में या फिर उसको चलाने में, उसकी पॉलिसीज में सारे में वर्क करते हैं। मेनली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इम्पोर्ट, एग्जिम या फिर नन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जिम, क्योंकि इसका नाम ही जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को गवर्न करती है, उसकी सारी चीज़ों को ये लेखा जोखा रखती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है When was the exim policy announced for the first time? अब जो exim policy है फर्स्ट टाइम कब अनाउंस की गई थी? 1947, 1985, 1991 या 1999 में। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें exim policy की तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमें बताना है EPZ का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, एक्सटर्नल प्रमोशन जोन या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम EPZ की बात करें तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंसर्न विद द ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। अब इसमें से कौन सी चीज़ है जो हमारी जो बिजनेस सोसाइटी के लिए एक बिजनेस की ड्यूटीज के बारे में बताती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, अथॉरिटी या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बताती है कि एक बिजनेसमैन की क्या ड्यूटी है सोसाइटी के लिए, यानी उसको अपने बिजनेस को रन करने के साथ साथ उसको सोसाइटी के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, ये हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
हु एंड कंडक्टेड द सोशल ऑडिट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सोशल ऑडिट इंडिया में फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट की गई थी, किसने कंडक्ट की थी? जेआरडी टाटा, बिरला, रिलायंस ग्रुप या फिर स्टेट बैंक। तो इसका देखिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा ने सबसे पहले सोशल ऑडिट करवाई थी इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, यानी यूनियन बजट के जो प्रेजेंटेशन होती है उससे कौन कंसर्न होता है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर या फिर होम मिनिस्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर। द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट विल शिफ्ट आउटवर्ड्स टू द राइट वेन, यानी कि जो डिमांड कर्व होता है हमारा किसी प्रोडक्ट के लिए वो हमारा शिफ्ट हो रहा है आउटवर्ड की तरफ। यानी कि देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है दाईं ओर की तरफ बाहर की ओर जाएगा। तो उसका क्या मतलब होता है? द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज, यानी कि जो हमारा जो उसी की जैसा जो स्थानापन अच्छे मूल्य का, जिसको हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि उस सिमिलर प्रोडक्ट जो है उसके प्राइस में वो राइज हो जाएगा उसका प्राइस, या फिर कंज्यूमर इनकम फॉल, कंज्यूमर की जो इनकम है डाउन होने पर होगा ऐसा, या फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल इन द फ्यूचर, या फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस फ्यूचर में डाउन हो जाएगा, या फिर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉल, यानी कि जो जिस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है उसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ये किस सिचुएशन में होगा? जब हमारी डिमांड फॉल होगी आउटवर्ड साइड में। तो देखिए हमारी जो डिमांड कर्व है हमारी वो आउटवर्ड साइड में फॉल करेगी, या फिर हम कह रहे हैं आउटवर्ड साइड में जाएगी, क्योंकि आपको पता है डिमांड कर्व जो होता है हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है आउटवर्ड की, तो यहाँ पर ये तब होगा ना ही कंज्यूमर की इनकम फॉल में होगा, ना ही जो फ्यूचर में प्राइस फॉल होगा तब होगा, और ना ही उस सिमिलर प्रोडक्ट में फॉल होगा। ये सिर्फ तब हो सकता है जब उसी प्रोडक्ट, यानी कि जो उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसमें फॉल आया, उसका राइज आ जाएगा। जब उसके प्राइस राइज हो जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड साइड में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमारा यहाँ पर राइज होगा तभी हमारा जो डिमांड कर्व है वो आउटसाइड में वर्क करेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर गुड इज रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक, यानी कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अगर रिलेटिवली प्राइस इलास्टिसिटी है और उसके प्राइस जो है राइजेस में है, द रेवेन्यू विल, तब रेवेन्यू की क्या पोजीशन होगी? जो हमारा रेवेन्यू फॉल करेगा, रिमेन कांस्टेंट यानी वैसा ही रहेगा, राइज यानी कि बढ़ जाएगा, या फिर डिपेंड्स ऑन हाउ सप्लाई रिस्पॉन्स, यानी कि ये देखेगा कि सप्लाई उस तरह से क्या उसकी रेस्पोंडेंट्स है, यानी कि वो किस तरह से रेस्पॉन्स कर रही है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर किसी भी गुड के लिए डिमांड हमारी इनइलास्टिक है और उसके जो प्राइस हैं वो राइज हो रहे हैं, तो ये तभी होगा जब हमारा जो रेवेन्यू है, अब इसके लिए जो रेवेन्यू हो जाएगा वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिवली इनइलास्टिक है प्रोडक्ट यहाँ पे, तो रेवेन्यू यहाँ पर हमारा ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलर। अब इसमें से कौन सा मार्केट फेलर का एग्जाम्पल नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है, फेलर टू प्रोड्यूस मेरिट गुड्स, यानी मेरिट गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल है, प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल है, या फिर जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पा रही है, या फिर जो अकाउंट एक्सटर्नीज है उसको नहीं देख पा रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट फेलर के लिए ये एक पॉइंट हो सकता है कि वो जो मेरिट गुड्स हैं या पब्लिक गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। जब उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो मार्केट में वो किस तरह से वर्क करेगी। उसके साथ ही साथ देखें तो एक्सटर्निटीज जो होती हैं उनको उनका जो लेखा जोखा होता है उनको करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी सारी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो सब बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें तो देखिए प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फेलर की बात की जा रही है। तो मार्केट फेलर उसकी जो अगर हम बात करें उसकी जो वर्किंग है वो मार्केट से रिलेटेड है, यहाँ पे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है उसका। वो मार्केट में क्या काम है उसका, प्रोडक्ट को सप्लाई करना और जो भी
मार्केट में कंडीशंस हो रही हैं उसका सारे लेखा जोखा रखना, बाहर क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रेंड है, क्या फैशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें रखना। जब वो ये सब चीज़ नहीं कर पाएगी तो मार्केट में फेल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल नहीं है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फेलर्स ऑफ अ फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें एक कंपनी मार्केट फेलर की पोजीशन में जा सकती है अगर वो इन सारी सिचुएशंस पे ध्यान नहीं देगी तो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें से कौन सा यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी का प्राइमरी फॉर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक रूप या प्राथमिक कारण नहीं है, जैसे कि हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग या फिर फॉरेस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो देखिए बिजनेस एक्टिविटी कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो हेयर ड्रेसिंग भी एक एक्टिविटी है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में, एंड बैंकिंग भी। जबकि फॉरेस्ट्री बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी की प्राइमरी सोर्स में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ अ गुड्स विल टेंड टू राइज इफ, यानी कि जो हमारा जो प्राइस है गुड्स का वो उसकी कीमत अगर बढ़ती है तो क्या होगा। द करंट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारा करंट प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो हमारे इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा, या फिर जो हमारा करंट प्राइस है इक्विलिब्रियम के नीचे जाएगा, या फिर हमारी क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि जो हमारी जो भी क्वांटिटी डिमांड आ रही है वो हमारी कम हो जाएगी सप्लाई से, या फिर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है उसमें कमी आ जाएगी उसकी कॉस्ट में। तो देखिए जब हमारे माल की कीमत अगर बढ़ती है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम जो हमने सेट करके रखा है उससे हमारा जो करंट प्राइस होगा वो लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो वो हमारा यहाँ पर इस सिचुएशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम हमने सेट किया होता है उससे हमारा करंट प्राइस क्या हो जाता है, लो चला जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी कंडीशन आएगी वो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। अब जो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी किसके थ्रू मेजर की जाती है, द ग्रोथ ऑन प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म, यानी कि एक फर्म के आउटपुट पर, द ग्रोथ ऑन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, यानी कि जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ पर, टोटल आउटपुट या टोटल इनपुट पर, या फिर टोटल आउटपुट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स में जो भी हमने टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उस पर। तो देखिए प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी ऑलवेज मेजर की जाती है टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, यानी कि टोटल कितना आउटपुट आया है और उससे कितना इनपुट निकल कर आया है। आउटपुट इनपुट के बेसिस पर ही हम प्रोडक्शन की मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी निकल कर आई है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है, अ हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक उच्च और स्थिर लेवल का एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि अच्छा और स्टेबल है, यानी कि स्टेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आप दे रहे हैं, स्टेबल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट उनके लिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। या फिर अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि कम और स्टेबल लेवल का हमें इन्फ्लेशन देना है, या फिर अ स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक की तो आपको ही पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक हमारा किस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी पॉलिसीज की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो इसके अंदर यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमारे फिट बैठते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है हम हाई लेवल का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और वो इनका क्या हो, स्टेबल लेवल का हो, यानी कि किसी को भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट करें दें तो ऐसा ना हो कि वो कुछ टाइम पीरियड का हो और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत कम इन्फ्लेशन हो जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, मतलब जितना हमने टारगेट अपना बना के रखा है उतनी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
हु वॉज द फर्स्ट आर्ग्यूड दैट द पर्पस ऑफ बिजनेस वॉज टू मेक प्रॉफिट, यानी कि पहले किसने बताया था कि बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट को बनाना। मिल्टन फ्राइडमैन ने, मार्गेट रिचर ने, एलेन स्टेनबर्ग ने, या फिर जॉन क्रेन ने। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जरूर कर लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। तो ये बताया था मिल्टन फ्राइडमैन ने कि एक बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट को बनाना। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन था एक तरह से, मतलब एज इट इज, आपको इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपको एज इट इज बस नाम याद रख लेना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पीपीई। पीपीई की ये यहाँ पे जो और या फिर P3 जो इनिशिएटिव होता है उसमें आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। पब्लिक पॉलिसी पेपर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन, या फिर पर्सनल प्रोडक्शन प्रपोजल। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा। पीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पीएफआई इनिशिएटिव। अब पीएफआई की फुल फॉर्म बतानी है। प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव, प्राइवेट फिजिकल इनिशिएटिव, पब्लिक फाइनेंशियल इनिशिएटिव, या फिर प्राइवेट फाउंडेशन इनिशिएटिव। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव यहाँ पे पीएफआई का फुल फॉर्म होता है। द टर्म लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिफर्स टू, यानी कि जो लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टर्म है वो हमें क्या बताता है। ऑप्शंस हैं द नीड टू डिले इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए खतरे के कारण औद्योगिकरण में देरी की आवश्यकता है, ये बताता है। या फिर ये बताता है द प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैनी डेवलपिंग कंट्रीज एज दे सीक टू कैच अप टू द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिचर इकोनॉमी, यानी कि बहुत सारी ऐसी डेवलप कंट्रीज हैं जो कि प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, जो भी रिचर कंट्रीज हैं उनके लेवल पर आने में। थर्ड ऑप्शन है द बिलीव दैट इट इज टू लेट फॉर मैनी कंट्रीज टू इंडस्ट्रियलाइज, यानी कि ये विश्वास किया जाता है, ये सोचा जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लेट हो गई हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन है डेट वी आर हाउ एंटरिंग अ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, जैसे कि या फिर यहाँ पर यह है कि हम जो हमारा जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड है उस पीरियड में हम एंटर नहीं कर पाए हैं, कैसे एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि कोई भी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो लेट हो चुकी हैं इंडस्ट्रियलाइज होने में। ठीक है, यानी कि वो अभी भी पुराने पैटर्न पे चल रही हैं, वहाँ उनकी कंट्रीज में इतनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई हैं, उनकी यहाँ पे इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मतलब इंडस्ट्री बेस्ड नहीं है। ठीक है, जिससे कि वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए, तो लेट हो चुकी हैं अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज रिगार्डेड एज हैविंग द डेवलपमेंट द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टिग्लिट्ज, या फिर अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जो कि हमारा डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट है अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन हमारी क्या सिचुएशन होगी, हमें ये बताना है। ऑल फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सारी फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। फ्यू फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कुछ फर्म्स जो हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। ऑल फर्म्स आर एट ब्रेक इवन पॉइंट पर होती हैं। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में ये कहा जाता है कि सारी कंपनी जो होती हैं, सारी जो भी वहाँ पे फर्म्स होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं एज अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम नेशनल इनकम की बात करें वो भी मार्केट प्राइस पर, तो हमारी किसके बराबर होगी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं वो कि मार्केट प्राइस के रेफरेंस में। तो यहाँ पर जो हमारा जो टोटल नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो हमारे फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट के कंपैरिजन में डिफाइन किया जाएगा, वो हमारा इक्वल होगा इसके, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारा ऑलवेज इक्वल होता है नेट नेशनल जो नेट नेशनल इनकम होती है मार्केट प्राइस के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर इज अ सिंगल बायर इट इज कॉल्ड, यानी कि अगर सिंगल बायर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर हम सिंगल बायर की बात करें तो वो होता है हमारा
मोनोप्सोनी। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बायर की बात की जा रही है जो कि मोनोप्सोनी में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, अ फर्म इज हैविंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मीन्स, यानी कि एक फर्म है जिसका रिटर्न स्केल जो है इंक्रीजिंग लेवल पर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि इंक्रीजिंग कॉस्ट पर है, कांस्टेंट कॉस्ट पर है, डिक्रीजिंग कॉस्ट पर है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर एक फॉर्म इंक्रीजिंग रेट टू स्केल पर है तो इसका मतलब यहाँ यहाँ ये होता है कि उसका स्केल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट जो है वो डिक्रीजिंग लेवल पर है, इट्स हैविंग डिक्रीजिंग कॉस्ट। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन होता है वो हमारा किस टर्म्स में मेजर किया जाता है। टोटल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम प्रोडक्शन को अपने टोटल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर भी चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मार्जिनल और एवरेज के बेसिस पर भी। तो ये तीनों ही मेजर एक तरह से हम बोल सकते हैं पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम अपने प्रोडक्शन को चेक कर सकते हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, which is not covered under the scope of managerial economics। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सा कवर नहीं किया जाता, हमें ये बताना है। प्रॉफिट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग थ्योरी, प्राइसिंग पॉलिसी, या फिर प्रोडक्ट एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी हमारा मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, जबकि प्रॉफिट मैनेजमेंट हमारा मैनेजरियल पार्ट है। प्राइसिंग पॉलिसी देखना मैनेजरियल पार्ट है, या और प्रोडक्शन एनालिसिस करना भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जबकि अकाउंटिंग थ्योरी हमारे अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे इस पे लाइन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, डिमांड एनालिसिस इंक्लूड, यानी कि जो डिमांड एनालिसिस होती है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है। डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड इलास्टिसिटी स्टडी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिमांड एनालिसिस के अंदर हम फोरकास्टिंग भी करते हैं, इलास्टिसिटी की स्टडी भी देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना इलास्टिसिटी है उसकी, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट प्राइस से कितना वेरी कर रहा है, ठीक है, कितना उस पर इफेक्ट पड़ता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी हम इसके अंदर चेक करते हैं। ये सारी चीजें हमारे डिमांड एनालिसिस के अंदर आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लाइज। अब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें क्या बताता है, बहुत सिंपल है, आप इस सबको बता सकते हैं। qualitative relationship between demand and supply, quantitative relationship between price and demand, quantitative relationship between price and demand, या फिर quantitative relationship demand between demand and supply। तो देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की बात की जा रही है, याद रखना है यहाँ पे फ्रेंड्स आप। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप होता है हमारा बिटवीन प्राइस एंड डिमांड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड। और अगर इसके बाद ये तो हमारा हो गया लॉ ऑफ डिमांड, अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते तो यहाँ पर आ जाता हमारा क्वांटिटेटिव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब इसमें से कौन सा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ गुड्स, गिवन गुड्स, फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमने एक्सेप्शन पढ़े हैं आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के, तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन भी बात करता है लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन, गिवन गुड्स भी बात करता है, एंड फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इन सब का आपको पता होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन गुड्स इफेक्ट में क्या चीजें हैं, गिवन गुड्स में क्या है, एंड फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स में क्या है। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारी कौन से फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अवेलेबल, जॉइंट डिमांड, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें
इसके इफेक्ट की, तो देखिए और ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमारे, ये सारे हमें इफेक्ट करते हैं डिमांड के, क्योंकि देखिए अगर हमारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जो भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं अगर उसका प्राइस हाई हो गया है और उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ये क्या है, वहां पर इलास्टिसिटी डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। सेम उसी तरह से अगर जॉइंट डिमांड है, अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ जो उसका दूसरा प्रोडक्ट होगा जो उसके साथ जॉइंट में है, हम उसको भी कोई परचेस नहीं करेगा, ये भी इफेक्ट कर गया। थर्ड है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। अब ये डिपेंड करता है कि इनकम का कितना प्रोपोर्शन आपको स्पेंड करना है। हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो कि अपनी इनकम का सिर्फ 30% खर्च करता है, ठीक है। अब उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उस इंक्रीज इनकम का 30% नहीं, वो पहले जितना खर्च करता था अभी भी वो उतना ही खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जितना खर्च करता है उस प्रोपोर्शन पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट कर जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। अब इसमें से कौन सा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का फंक्शन नहीं है? इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च, डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है, डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, ये इसका पार्ट नहीं है। जबकि हमारा इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च देखना, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट आ जाता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, ये हमारा फाइनेंस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिमांड। अब इसमें से कौन सा हमारा जो डिमांड की टाइप्स नहीं है? प्राइस डिमांड, डिराइव डिमांड, सप्लाई डिमांड या फिर जॉइंट डिमांड। तो देखिए यहाँ पर प्राइस डिमांड, डिराइव डिमांड और जॉइंट डिमांड, ये तीनों पार्ट हैं, जबकि सप्लाई डिमांड हमारा टाइप ऑफ डिमांड में नहीं आता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन सा इसका टाइप नहीं है? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी या फिर एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। तो आपने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी होगी, कितने टाइप्स की हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो देखिए उसमें से अगर हम बात करें तो हमने इसके अंदर प्राइस पढ़ी है, इनकम पढ़ी है और एडवर्टाइजिंग पढ़ी है। सप्लाई इलास्टिसिटी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑन बैलेंस शीट accruals, notes payable and accounts payable are listed under which category। यानी कि फ्रेंड्स बैलेंस शीट में प्रतिवन, नोट पेबल्स और देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, एक्रूअल्स, नोट पेबल, अकाउंट पेबल की बात करें तो ये सब क्या है, हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शंस देखिए, करंट लाइबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और एक्रूड लाइबिलिटीज हमें दे रखा है। जबकि अभी मैंने बताया कि सारे ऑप्शंस किसके हैं, करंट लाइबिलिटीज का बताते हैं, जिनकी जो टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी वैल्यू टाइम होता है, वो होता है हमारा लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज का भी क्या टाइम पीरियड होता है, लेस देन 1 ईयर, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज। यानी कि फ्रेंड्स हमें बताना है अब ये सारी चीज़ें जो हैं प्राप्य सूची और समकक्ष और इन्वेंट्री किस सूची में आते हैं। तो देखिए इन्वेंट्री, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये सब क्या है, इनकी टाइम पीरियड कितना होता है मैच्योरिटी का, लेस देन 1 ईयर। लेकिन ये सब क्या है, इन्वेंट्रीज हो गई, कैश हो गई, ये हमारे लिए एसेट्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखा है, क्या है, अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, असेट्स ऑन बैलेंस शीट या फिर लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे हमारे असेट्स की तरफ बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये लिस्ट किए जाते हैं असेट्स ऑन दी बैलेंस शीट। और अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो असेट्स के अंदर भी फ्रेंड्स ये हमारे क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो ये हमारे करंट असेट्स का पार्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, salaries and wages employees are recorded in which account are called। और salaries and wages employees जो होते हैं वो किस में अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में आप क्वेश्चन देख लीजिए, वेतन एंड वेतन कर्मचारियों को दर्ज किया जाता है जिस जो खाते कहलाते हैं, एक्रूअल्स अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस, जीरो लाइबिलिटीज या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरीज एंड वेजेस की, तो देखिए ये एक्रूअल अकाउंट्स में भी आते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस में भी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A firm buys product but does not pay to suppliers instantly. This is recorded as, यानी कि एक फर्म जो उत्पादों को खरीदती है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान नहीं करती है, किस रूप में दर्ज होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एक्यूमुलेटेड लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर एक फर्म प्रोडक्ट को परचेस करती है लेकिन वो इंस्टेंटली उसको सप्लाई नहीं करती है, तो ये हमारे अकाउंट पेबल का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अब वो उसको पेबल करना है। नेक्स्ट है, इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स आर एग्जामिन्ड एज, यानी कि एक बैलेंस शीट में एक सामान्य स्टॉक और प्रतिधारित कमाई की कुल के रूप में जांच की जाती है। कैसे? कॉमन इक्विटी से, ड्यू इक्विटी से, प्रेफर्ड इक्विटी से या फिर कॉमन परपेचुइटी से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, स्टेटमेंट की बात की जा रही है, इनकम स्टेटमेंट की, जिसमें हम बैलेंस शीट की बात की जा रही है, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स है वो हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो वो फ्रेंड्स एग्जामिन की जाती है कॉमन इक्विटी की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इनकम स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री डेट गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड इज कैटेगराइज्ड एज, यानी कि आय विवरण में बेची गई वस्तु की कम लागत देने वाली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को श्रेणीबद्ध बताना है हमें। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आउट रिसीवेबल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट रिसीवेबल या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस अपनाएं जिसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो लो निकल कर आए, और हम अपने कमोडिटी को सेल करें तो लो कॉस्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, जब हमारी इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे सामने होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट करें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो बाद में हमारे पास माल निकल कर आया है, जो बाद में हमने परचेस किया, हम उसको पहले सोल्ड आउट कर देंगे। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जो पहले का माल है वो अब सस्ता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले हाई अमाउंट पे बेचा था अब वो सस्ता है तो हम उसको स्टॉक करके रखेंगे, हम उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन देखेंगे लास्ट में जो अमाउंट हमने परचेस किया है वो महंगा, इस टाइम अगर प्रेजेंट में देखें तो उसके प्राइस बहुत हाई हैं, तो हम लास्ट वाले माल को पहले निकालेंगे जिससे कि हमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये सिचुएशन लास्ट एंड फर्स्ट आउट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच कैन बी चेंज्ड इनटू कैश टू देयर बुक वैल्यू प्राइस आर कैटेगराइज्ड एज, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करें जिसके में हमारी चेंज होती है कैश में, और उनकी बैक वैल्यू जो प्राइस की जाती है उसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, यानी कि वित्तीय प्रतिभूतियों को नगद में बदलकर उनके बुक वैल्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम कैश में चेंज कर देते हैं और उनको बुक प्राइस को हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी चीज़ कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट कहलाती है, और उसको हम उनकी जो बुक वैल्यू प्राइस होती है उसके कैटेगराइजेशन में करके उसको मेंशन करके नोट करते हैं। ठीक है, तो वो कैश इक्विवेलेंट हमारी कहलाती है। नेक्स्ट है, earnings that have a cumulative amount and are not paid to stockholder एज अ डिविडेंड इज नोन एज, यानी कि ऐसी अर्निंग जो कि क्यूमुलेटिव अमाउंट में आती है और वो पेड नहीं की जाती स्टॉक होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, हम उसको क्या कहते हैं? तो अब हिंदी में देख लेते हैं, ऐसी आय जो संचयी राशि होती है और लाभांश के रूप में शेयर धारक को भुगतान नहीं की जाती, वो क्या कहलाती हैं? कॉमन अर्निंग्स, प्रेफर्ड अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग या फिर रिटेन अर्निंग्स। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन अर्निंग्स। फिर हम रिटेन अर्निंग्स वो अर्निंग्स होते हैं जो कि कभी भी पेड पर्पज से यूज़ नहीं की जाती हैं, वो फ्यूचर के रेफरेंस में वो बिजनेस में स्टोर करके रख ली जाती हैं, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं रिजर्व करके रख ली जाती है फ्यूचर पर्पज़ के लिए। जब फ्यूचर में किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तब उनको खर्च किया जाता है। तो ये रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं इसका अमाउंट कभी भी किसी क्रेडिटर को पे करने के लिए या फिर किसी भी तरह के जो पैसे पेमेंट होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता, ये फ्यूचर पर्पज से रखी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान, यानी रोलिंग प्लान जो है उसका कॉन्सेप्ट किस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में आया था, आपको ये बताना है, या किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? मनमोहन गवर्नमेंट, वाजपेयी, जनता या फिर राव?
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान पढ़े हैं तो आपने इनको भी पढ़ा होगा, रोलिंग प्लान को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है गेट वाज बोर्न इन इंडिया। अब गेट का जन्म कब हुआ था आपको ये बताना है, 1948, 1945, 1947 या फिर 1950। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1948। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्रेडिसेसर ऑफ डब्ल्यूटीओ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका प्रेडिसेसर या फिर ये कहें उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम क्या था, गेट, आईएमएफ, एडीबी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, गेट था उसका नाम, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी, जो आपस में कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड करती थी, तो किसी कंट्री के लिए कोई पॉलिसी लगाई जाती थी और कुछ कंट्रीज के लिए कोई और, यानी कि हर सबके लिए, सब कंट्रीज के लिए अलग अलग नॉर्म्स थी, अलग अलग कंडीशंस थी। तो इससे ना जो वीक कंट्रीज होती थी उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए डब्ल्यूटीओ आया, डब्ल्यूटीओ में चीज़ को लिबरल किया गया और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखी गई और एक वहाँ पे प्रोसीजर कहें या फिर हम ये कह सकते हैं नॉर्म्स बनाए गए जिसके बेस पर कंट्रीज को ट्रेड करने में आसानी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेट जो है वो प्रीडिसेसर है डब्ल्यूटीओ का। नेक्स्ट है इन विच ईयर डब्ल्यूटीओ वाज फॉर्मुलेटेड। अब डब्ल्यूटीओ कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1995, 1948, 1991 या 1998। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1995 में डब्ल्यूटीओ को फॉर्मुलेट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर। अब फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कब पास हुआ था, 1999, 1989, 2000 या फिर 1997। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1999। एक और चीज़ याद रख लीजिए, फेमा को रिप्लेस कर दिया गया किससे, इसको रिप्लेस किया गया फेरा से। ठीक है, नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे स्पेसिफिक पर्पस के क्रेडिट के लिए रेगुलेट की जाती है, रेगुलेशन का काम करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी की ब्रांचेस में भी ये हेल्प करती है। यानी कि हम एक तरह से बात करें तो जो भी हमारे स्पेसिफिक पर्पस हैं या उनकी जो ब्रांचेस हैं उनके क्रेडिट का रेगुलेशन करना किसका काम होता है, क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव कंट्रोल, बैंक कंट्रोल या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस की बात की जा रही है, तो यानी स्पेसिफिक पर्पस है तो सेलेक्टिव कंट्रोल होगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब हम कोई कंट्रोल करते हैं तो सेलेक्टिव कंट्रोल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जा रहा है तो यहाँ पे राइट है सेलेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट है सेज स्टैंड्स फॉर। अब सेज जो है वो उससे क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, स्पेशली बैकवर्ड जोन या फिर नन। तो फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है डैश इज एन एक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डिटरमेंट, यानी कॉमन डिटरमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन करके रखना इकोनॉमिक पावर को, वो कौन सा एक्ट करता है, एडा एक्ट, एमआरटीपी, आईएलओ या फिर फेरा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की और रेगुलेट करने की, तो ये काम था एमआरटीपी का। एमआरटीपी यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया। अब वो क्या है वो आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज केम इन फोर्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था, 1985, 1986, 1999 या फिर 1989। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक स्थितियों, आर्थिक नीतियों, आर्थिक औद्योगिक नीतियों और आर्थिक प्रणाली में मिलकर जो सारी चीज़ें काम करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर नन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो किससे कंसर्न है, इकोनॉमी से कंसर्न है, कंडीशन पॉलिसी इकोनॉमिक से कंसर्न है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी सारे हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए जो वर्क करेगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और अगर इसकी जगह हमारा
बिजनेस कंडीशन, बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमी से कंसर्न है ये सारी चीजें, इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसका एग्जांपल है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दी? तो ये आप सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो कि ना तो प्लान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही कंट्रोल की जाती है और ना ही रेगुलेट की जाती है? ऑप्शंस है क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब तो यहाँ है कि फुल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ठीक है, वहीं मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड में क्या होता है, थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और थोड़ा प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि उनको प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं कुछ सेक्टर्स। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या है, सब कुछ ओपन है, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर सारी चीज प्राइवेटाइजेशन में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जा रही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कौन सी एपेक्स बॉडी जो है वो वर्क करती है इंडिया में? प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए प्लानिंग कमीशन की बात करें, वो प्लान इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो वहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। अब जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो हमें क्या बताता है? अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्लोबल वार्मिंग? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शंस, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल नहीं होता, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लेस नहीं होता बल्कि मोर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होता है, लोअर इनकम एंड वर्ल्ड वाइड की भी बात यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज के साथ डील करेंगे तो हमारी इनकम क्या होगी, हाई होगी, लो नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये मोर इंटीग्रेटेड यानी सारी चीज़ों को मिलकर वर्क करता है और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की बारे में बताता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, सब कुछ ओपन है, आप किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी बिजनेसमैन के साथ, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री में जाके सेल कर सकते हैं। तो सब कुछ ग्लोबलाइज है। ठीक है, सब कुछ ओपन है आपके लिए, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स बिकॉज। यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, हमें ये बताना है। इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, ये हमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है। इट क्यूजन्स देम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन अदर कंट्री, ये हमारी जो भी अदर कंट्रीज में इफेक्ट, जो भी इवेंट्स के इफेक्ट्स होते हैं उससे हमें बचाता है। इट ओपन्स अप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए ओपन कर देता है न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज को। इट इंक्रीजेज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, ये हमारे लिए रिस्क को इंक्रीज करता है और अनसर्टेनिटी को भी बढ़ाता है। तो देखिए अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिशियल की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट ओपन अप्स न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारे लिए नए मार्केट ओपन हो जाते हैं, अब हम अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में सेल कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ अगर हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करेंगे तो वहाँ पर हम अपने जो एक्स्ट्रा हमने एक्सपेंसेस किए हैं उसको लगा के हम अपना जो नो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करके वहाँ सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारे लिए एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है, इससे हमारे हमको एक नया मार्केट मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस आज के पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।